एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन कॉर्नर में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो मैं फिर से आज एक नया वीडियो के साथ आप लोग के पास आ चुकी हूं और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग को सीपीआर के बारे में बताऊंगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे थ्योरेटिकल व्यूज़ से देखें या फिर प्रैक्टिकल व्यूज़ से देखें या फिर मेडिको या नॉन मेडिको, कोई भी स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपका सीपीआर से रिलेटेड कोई भी एक भी क्वेश्चन इस वीडियो देखने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा एग्ज़ाम में, या फिर कोई भी किसी भी तरह का अगर आप या फिर अगर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं सीपीआर के इस थियोरेटिकल पार्ट को। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग सीपीआर का फुल फॉर्म देखते हैं कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीआर का फुल फॉर्म हमारा होता है कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन होता है। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें। ठीक है, कि बेसिक लाइफ सपोर्ट किसको बोलते हैं, BLS। तो कार्डियक लाइफ सपोर्ट को ही हम लोग ये कार्डियक जो प्रोसीजर होता है, सीपीआर का जो प्रोसीजर है, उसी को हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम इसके बारे में डेफिनीशन देखेंगे, थोड़ा सा डेफिनीशन क्या होता है कार्डियक ये सीपीआर का। तो सीपीआर का प्रोसीजर सबसे पहले डेफिनीशन में क्या होता है कि यह एक जो होता है लाइफ सेविंग स्किल होता है। ठीक है, जिसमें कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है, जिसमें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के या फिर मेडिकल या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी इंस्ट्रूमेंट का बिना यूज़ किए हुए, इसमें जब हम किसी व्यक्ति का लाइफ को सेव करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीआर बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। इट इज़ लाइफ सेविंग स्किल। ठीक है, इट इज़ लाइफ सेविंग स्किल विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट। इधर लिख दे रही हूँ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, या फिर वो मेडिकल हो या फिर आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिकल सी कोई भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सीपीआर बोलते हैं। तो ये था हमारा डेफिनीशन। उसके बाद अब हम लोग आइए देखते हैं इसका इंडिकेशन क्या क्या है। तो कार्डियक अरेस्ट या पल्स और ये रेस्पिरेशन की एब्सेंस, अगर इस किसी व्यक्ति में कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, पल्स या रेस्पिरेशन का एब्सेंट हो जाता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और कब यूज़ करेंगे, 16 मिनट के अंदर ही। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अचानक से उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया या फिर रेस्पिरेशन एब्सेंट हो गया है, तो उसको हम 6 मिनट के अंदर ही जब हम करते हैं, तभी वो व्यक्ति फिर से उसको वापस ला सकते हैं, उसका रेस्पिरेशन को और पल्स को। ठीक है, उसके बाद सेकंड बोल रहा है कार्डियक अरेस्ट का क्या क्या ये साइन हो सकता है। तो एपनिया हो सकता है। ठीक है, जिसमें उसके बाद एब्सेंस ऑफ कैरेटिड जो हमारा पल्स है वो एब्सेंस हो सकता है। फीमोरल पल्स हमारा एब्सेंट हो सकता है, या फिर डायलेटेड पल्स, ये प्यूपिल्स जो हमारा आई का जो प्यूपिल्स है वो डायलेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब सीक्वेंस ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट और कार्डियक, तो क्या होता है, सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले सीक्वेंस होता है CAB। पहले क्या था, पहले का जो गाइडलाइन था WHO के द्वारा, उसमें क्या था, ABC था। मतलब पहले एयरवे को देखते हैं, उसके बाद ब्रीदिंग पैटर्न, उसके बाद फिर कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। लेकिन अब इसको चेंज करके कर दिया गया है CAB। तो ये भी हमारे लिए क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, कोई किसी भी एग्ज़ाम में कि इसका जो सीक्वेंस है वो क्या है बताइए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सीक्वेंस CAB होगा। ठीक है, तो ये था हमारा इंडिकेशन। अब हम लोग देखेंगे इसका पहले अब देख लेते हैं इसका हम क्या क्या कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, जो इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, तो उसके लिए हम स्कैन सेफ्टी। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर क्या हुआ है कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया है, तो सबसे पहले हम उसको स्कैन सेफ प्लेस पे ले जाके उसको शिफ्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड में कौन क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या स्टेप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद सेकंड में हम लोग करेंगे चेक रिस्पांस। उसका रिस्पांस चेक करेंगे कि क्या वो उसका ब्रीदिंग आ रहा है, क्या वो उसका पल्स चल रहा है कि नहीं। इसलिए उसको हम हल्का सा टैप टैप करके उसके ये जो हमारा स्टर्नम वाला रीजन है उस पर हम लोग टैप करके देखेंगे कि हाँ आप ठीक हैं, ऐसे करके पूछेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग थर्ड में हम लोग करते हैं क्या, कॉल फॉर हेल्प।
अब क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प, क्योंकि यह एक प्रोसीजर है तो इसमें हम अकेले नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं लेकिन अगर 2 लोग रहेंगे 4 लोग रहेंगे तो और भी अच्छे से हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हेल्प के लिए बुलाएंगे किसी को भी। उसके बाद फिर तब हम करते हैं, क्या करते हैं, फोर्थ में हमारा आ जाएगा क्या, स्टार्ट कंप्रेशन। तब हम लोग स्टार्ट कंप्रेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद एयरवे के बारे में, एयरवे को चेक करते हैं, उसके बाद तब हम ब्रीदिंग के बारे में करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ स्टेप्स। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसका जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या बोल रहा है, बेसिक लाइफ सपोर्ट शुरू करने से 10 सेकेंड तथा पल्स के एब्सेंस के साथ अनकॉन्शियस के केयरफुल एसेस द्वारा कार्डियक अरेस्ट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो उतना इसमें नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 10 सेकेंड तक क्या करेंगे, पहले हम उसका, जब भी कोई पेशेंट हमको मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसको पहले सेफ्टी स्थान पे प्लेस पे ले जाएंगे। उसके बाद 10 सेकेंड तक हम उसका पल्स चेक करेंगे, उसका रेस्पिरेशन चेक करेंगे, उसको देखेंगे पल्स वगैरह को कि चल रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद सेकेंड में क्या बोल रहा है, तो सेकेंड में हमारा बोल रहा है कि यदि क्लाइंट ब्रीदिंग नहीं कर रहा है, केवल गैस्पिंग कर रहा है, तो शेटिंग के अनुसार अथवा इक्विपमेंट का अवेलेबिलिटी के अनुसार एक ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या फिर मोनोप्लास्टिक या फिर ये करके इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अगर उसका रिस्पांस नहीं कर रहा है, ठीक है, पल्स अगर उसका नहीं चल रहा है, गैस्पिंग कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, कॉल फॉर हेल्प। जब हम हेल्प के लिए बुलाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम जो ये हमारा उसको क्या बोलते हैं कि एक ये AED क्या होता है, एक जो होता है मशीन होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं कि उसको पेशेंट को हम बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कब हो सकता है, इमरजेंसी कंडीशन में, जब हम इसको लेके जाएंगे ये हॉस्पिटल में, तभी। ऐसे तो ये जो AED होता है वो विदेश वगैरह में क्या होता है, हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर मतलब थोड़े थोड़े दूर के प्लेस पे अवेलेबल होता है, लेकिन इंडिया में हमारा अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमको इसके लिए ये हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अब है थर्ड क्या बोल रहा है, परमानेंट ब्रेन डैमेज को अवॉइड के लिए CPR को कार्डियक अरेस्ट के 3 से 4 मिनट में ही शुरू करना चाहिए। क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो केवल 3 से 4 मिनट तक, अगर उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा होता है, ठीक है, अगर उसको ब्लड सप्लाई ब्रेन को नहीं मिल रहा होता है, हो रहा होता है, तो क्या होता है कि वो 3 से 4 सेकेंड तक ही रह पाता है, ये मतलब जिंदा लाइव रह पाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो डेड हो जाता है। और एक बार जब डेड हो जाएगा ब्रेन, तो क्या होगा कि हमारा जो अगर एक बार जब ब्रेन डेड हो जाएगा तो फिर हमको उसको वापस से उसमें कितना भी कोशिश कर ले हम उसको नहीं कर सकते हैं, जिंदा नहीं कर सकते हैं ब्रेन को, ठीक है। तो इसलिए 4 मिनट के अंदर ही हमको शुरू करना चाहिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है हमारा। तो क्या बोल रहा है थर्ड में बोल रहा है कि CPR के दौरान जो पेशेंट होते हैं फ्लैट सरफेस युक्त बेड पर सुपाइन पोजीशन में रखते हैं। सुपाइन पोजीशन को क्या करते हैं हम लोग, ये ट्रॉमेटिक इंजरी से या फिर इंजरी से सर्वाइकल सुपाइन को सीधा रखकर ये करते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इतना थ्योरी वगैरह पे नहीं जाना है, मतलब क्या बोल रहा है इसमें, सिंपल बस बोल रहा है कि कोई भी अगर पेशेंट है तुम उसको क्या करते हैं, सुपाइन पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। मतलब कि सीधा लिटा देते हैं, एकदम स्ट्रेट, बिल्कुल हाथ पैर सब कुछ सीधा लिटा देते हैं, उसी को सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, ठीक है। तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम, ये हो गया हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन था, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, जनरल इंस्ट्रक्शन था। अब हम लोग देखेंगे कंप्रेशन क्या है, ठीक है। कंप्रेशन के बारे में देखते हैं। तो कंप्रेशन ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारा चीज़ आप लोग को मिलेगा, क्वेश्चंस, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग कंप्रेशन क्या है, चेक द पल्स फॉर 10 सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं, पल्स को 10 सेकेंड तक चेक करते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर उसका पल्स नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी वह रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब हम लोग क्या करते हैं कि उसको स्टार्ट करते हैं कंप्रेशन को, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए कंप्रेशन को क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पल्स कहाँ कहाँ से देखते हैं, तो बताते हैं, रुकिए आप लोग को। तो हमारा जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए हम लोग स्टार भी हम बना रखे हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी कोई पेशेंट अगर एडल्ट है तो हम लोग क्या करते हैं, कैरेटीड पल्स देखते हैं। मतलब कैरेटीड मतलब कहाँ से, हम लोग जो नेक के पास से हम लोग पेशेंट का ये चेक करते हैं, ठीक है, पल्स को। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पे, अगर कोई पेशेंट एडल्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो क्या करते हैं, कैरेटीड एडल्ट है तो क्या करते हैं हम लोग, कैरेटीड पल्स को
चेक करते हैं, ठीक है। कैरेटिड पल्स को हम लोग चेक करेंगे। और अगर चाइल्ड है तो क्या करेंगे, चाइल्ड है, बच्चा है, इन्फेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, ब्रैंकियल यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रैंकियल कहाँ पे होता है भाई, ठीक है, ब्रैंकियल कहाँ पे होता है बताइए आप लोग सब। तो ब्रैंकियल ये सॉरी चाइल्ड जो है उसके लिए हम लोग फीमोरल यूज़ करते हैं, फीमोरल सॉरी। तो हम लोग चाइल्ड के लिए क्या करते हैं, चाइल्ड के लिए फीमोरल यूज़ करते हैं। ब्रैंकियल यूज़ करते हैं हम लोग इन्फेंट के ये सॉरी न्यूबॉर्न के लिए, ठीक है। न्यूबॉर्न या इन्फेंट जो हमारे होंगे उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रैंकियल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फीमोरल कहाँ पे होता है, तो हमारा जो ग्रोइन एरिया होता है वहाँ पे जो पल्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, फीमोरल बोलते हैं। ब्रैंकियल कहाँ पे होता है, तो ब्रैंकियल हमारा कहाँ पे होता है बता दीजिए आप लोग, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद है थर्ड में क्या बोल रहा है, अब यदि पल्स, अब ये सब में हम 10 सेकेंड तक ये तीनों पल्स को तीनों तरीके से पल्स को चेक करेंगे, ठीक है। एडल्ट में, चाइल्ड में और इन्फेंट में या न्यूबॉर्न में। यदि पल्स अगर, अब क्या बोल रहा है, यदि पल्स अब्सेंट मिलती है तो लगातार 30 चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट करते हैं। अगर अब पल्स उसका क्या हुआ, एक पेशेंट था उसको ये कार्डियक अरेस्ट हो गया था, हम लोग सबसे पहले स्कैन सेफ्टी प्लेस पे ले गए उसको। उसके बाद फिर क्या किया हम लोग, इसका रिस्पॉन्स को चेक किए, टैप टैप करके पूछे कि हाँ आप ठीक हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका देखना पल्स 10 सेकेंड तक देखते हैं। और उसके बाद तब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे, तो देखिए चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट करने से का कुछ ये है, इसका भी कुछ जो है तरीका है, जिसमें कि एडल्ट अगर चेस्ट कंप्रेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए इन्फेंट में कितना करते हैं, 2 इंच तक दबाते हैं। अगर एडल्ट जो है उसमें क्या करते हैं हम लोग, 2 इंच तक क्या करते हैं, जो हमारा चेस्ट है उसको कंप्रेशन करते हैं 2 इंच नीचे तक, मतलब 5 सेंटीमीटर तक उसको क्या करते हैं, चेस्ट को जो होता है वो दबाते हैं, ठीक है। चाइल्ड में कितना है, तो चाइल्ड में हम लोग कितना दबाते हैं, देखिए चाइल्ड में बोल रहा है 1/3 ऑफ AP डायमीटर, मतलब हमारा जो एटलीस्ट 1/3 AP डायमीटर, मतलब AP डायमीटर हम लोग क्या करते हैं 1/3 दबाते हैं, मतलब 2 इंच मतलब जो चाइल्ड है उसमें भी हम लोग कम से कम 2 इंच तक दबाते हैं। ऐसे 1.5 मतलब 5 इंच इसमें मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। 1.5 इंच हम लोग बोल सकते हैं कि 1.5 इंच इसमें दबाते हैं चाइल्ड में, ठीक है। उसके बाद फिर अब बोल रहा है क्या, न्यूबॉर्न में अब हम लोग इन्फेंट ये सब में देख लिए, अब हम लोग न्यूबॉर्न में देखेंगे। न्यूबॉर्न में कितना दबाते हैं, न्यूबॉर्न में हम लोग या फिर जो हमारा इन्फेंट है उसमें क्या करते हैं, 1 इंच दबाते हैं। क्या करते हैं, 1 इंच हम लोग क्या करते हैं उसका दबाते हैं, मतलब इसका ये 1/2 इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इन्फेंट जो होता है लिस्ट 1/3 और AP डायमीटर ऑफ अबाउट 4 सेंटीमीटर, मतलब 4 सेंटीमीटर इसमें दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद एडल्ट चाइल्ड, उसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एडल्ट चाइल्ड और इन्फेंट के लिए कंप्रेशन रेट 100 से 120 पर मिनट होना चाहिए। मतलब कि जो चेस्ट कंप्रेशन हम 30 चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, कितना 30 चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, तो हमारा 1 मिनट में बोल सकते हैं, फिर 100 से लेके 120 पर मिनट में, मतलब 120 मिनट कितना हुआ, 1 मिनट हुआ, ठीक है। 120 पर मिनट में कितना हुआ, 120 मतलब क्या हुआ, 1 मिनट हुआ। 1 मिनट में हम लोग कितना ब्रीथ देंगे, ये देंगे एक मिनट में हम लोग कितना देंगे, तो 1 मिनट में हम लोग ब्रीथ देंगे 10, ठीक है, ब्रीथ देंगे हम लोग 10। और 1 मिनट में हम लोग को चेस्ट कंप्रेशन ये मतलब 1 मिनट तक होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी एडल्ट चाइल्ड या इन्फेंट के लिए कंप्रेशन रेट कितना होना चाहिए, 100 से लेके 120 मिनट तक होना चाहिए, ठीक है। और इस 1 मिनट में हम लोग कम से कम 10 बार ब्रीथ देंगे, ठीक है। 10 बार ब्रीथ देंगे, हर 6 से 8 सेकेंड में क्या करेंगे, एक ब्रीथ देंगे। यही बोल रहे हैं यहाँ पे कि 1 ब्रीथ प्रत्येक 6 से 8 मिनट, 6 से 8 मिनट के लिए क्या करेंगे हम ये देंगे ब्रीथ, ठीक है। तो ये था। अब आइए देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है, कंप्रेशन का लैंडमार्क स्थान, मतलब जो कंप्रेशन करने का जो जगह है, प्लेस है, वो आखिर क्या है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एडल्ट चिल्ड्रन के लिए नेपल के बीच में, ठीक है। हमारा जो एडल्ट जो होंगे या फिर जो चिल्ड्रन होंगे, बच्चे होंगे, उनको हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो नेपल है उसके जस्ट बीच में स्टर्नम यहाँ पे होता है, ठीक है, वहीं पे बीच में करके हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो थर्ड बटन होता है, शर्ट का जो थर्ड बटन होगा वहाँ पे हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करते हैं, चेस्ट ये अगर कोई बच्चा है, इन्फेंट है, ठीक है, अगर कोई इन्फेंट है या फिर कोई न्यूबॉर्न है, तो हम कैसे देंगे, तो न्यूबॉर्न को हम कैसे देंगे, दोनों नेपल के जस्ट थोड़ा सा नीचे और लेफ्ट साइड करके, लेफ्ट साइड में हल्का सा लेफ्ट साइड करके तो हम उसको कंप्रेशन देते हैं, ठीक है। तो ये था। अब आइए हम लोग इमेज के थ्रू समझते हैं कि कैसे देते हैं हम लोग ये CPR।
ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो एडल्ट हैं उनको हम इस तरीके से देते हैं, दोनों हाथ को क्या करते हैं कि ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। पहले लेफ़्ट जो हमारा हैंड होता है उस पे, क्योंकि वो आपका लेफ़्ट ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो कब यूज़ करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो लेफ़्टी हैं उनके लिए राइट हैंड, जो राइटी हैं उनके लिए लेफ़्ट हैंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीचे रखेंगे अपने लेफ़्ट हैंड को, ऊपर से राइट हैंड को प्रेशर देने के लिए, क्योंकि पुश करने के लिए राइट हैंड जो होता है वो ज़्यादा ये होता है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग नीचे लेफ्ट हैंड को रखते हैं, तब ऊपर से हम लोग राइट हैंड को रखते हैं, तब उसको कंप्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडल्ट में था। अब हम लोग देखते हैं कि ये चिल्ड्रन में, देखिए चिल्ड्रन में या तो हम एक हाथ से भी दे सकते हैं या फिर हम लोग दोनों हाथ से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो वो चिल्ड्रन के मतलब क्या साइज है, क्या उसका वेट है, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई पतला दुबला बच्चा है तो एक हाथ से देंगे, अगर कोई मतलब मोटा या फिर थोड़ा सा ये वेट वाला बच्चा है तो उसको हम दोनों हाथ से भी दे सकते हैं, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार हम दोनों हाथ से एक हाथ से दे सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यू बॉर्न। देखिए न्यू बॉर्न में क्या करते हैं हम लोग, न्यू बॉर्न में क्या करते हैं तो हम लोग टू फिंगर्स के थ्रू, टू फिंगर्स के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, चेस्ट कंप्रेशन को स्टार्ट करते हैं और चेस्ट कंप्रेशन को देते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए इस तरीके से भी फिंगर को इनसर्कुलेट करके दोनों तरीके से पीछे से हाथ रख करके तब हम क्या करते हैं कि इसको चेस्ट कंप्रेशन न्यूबॉर्न में इस तरीके से भी दे सकते हैं। तो हम लोग दो तरीके से चेस्ट कंप्रेशन दे सकते हैं किसमें, न्यूबॉर्न में, ठीक है। वो अपने बच्चे की सुविधा के अनुसार और अपने सुविधा के अनुसार हम लोग देते हैं कि किस तरीके से हम लोग उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ इमेजेस जिसके थ्रू आप लोग को समझाएं कि सीपीआर को इस तरीके से दिया। अब आइए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं थियोरेटिकल पार्ट जो बचा हुआ है, उसमें आप लोग को दिखाते हैं और बताते हैं, ठीक है। तो अब है इसमें क्या है बोल रहा है हमारा, ये तो कंप्लीट हो गया कि हाँ किस तरीके से देते हैं इन्फेंट में, बच्चे में, चाइल्ड में, एडल्ट में, ठीक है। अब है कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर चाइल्ड एंड इन्फेंट। इन्फेंट और चाइल्ड में किस तरीके से कंप्रेशन करते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं 30:2, मतलब 30 बार हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 बार हम लोग ब्रीथ देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन या इन्फेंट में देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर 2 रेस्क्यूर, ये क्या था 1 रेस्क्यूर, अगर एक ही कोई इंसान है जो दे रहा है चेस्ट कंप्रेशन तो वैसे देगा। अगर 2 लोग हैं तो उसके लिए क्या करते हैं 50:2, मतलब 15 बार कोई चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है और 2 बार कोई एक लोग उसको ये ब्रीथ दे रहा है। फिर 15 बार क्या कर रहा है कि चेस्ट कंप्रेशन दे रहा है और 2 बार क्या कर रहा है उसको ये ब्रीथ दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये था ये हमारा ये किसके लिए था, तो हमारा इन्फेंट के लिए था, ठीक है, और चिल्ड्रन के लिए था। अब हम एडल्ट के लिए देखेंगे तो एडल्ट में भी सेम ही होता है। एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में होता है हमारा 30:2 के रेशियो में होता है, जो कि जो जिसके द्वारा हम लोग चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, मतलब 30 बार हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 2 बार हम लोग ब्रीथ देंगे। अब हम लोग देखते हैं किसमें तो न्यू बॉर्न में। न्यू बॉर्न में हम लोग देखते हैं तो न्यू बॉर्न में क्या होता है, अब न्यू बॉर्न में हम लोग कैसे देंगे, तो न्यू बॉर्न में हम लोग देते हैं, न्यू बॉर्न में देते हैं हम लोग या इन्फेंट में 3:1 के रेशियोज, ठीक है। न्यू बॉर्न में हम लोग कैसे देते हैं तो 3:1 के रेशियो से देते हैं, मतलब 3 बार उसको हम चेस्ट कंप्रेशन देंगे और 1 बार हम लोग ये इसको ब्रीथ देंगे, ठीक है। और इसमें आप लोग को और आगे देखिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ये न्यू बॉर्न का और इन्फेंट का और एडल्ट का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है कंप्रेशन के ये कंप्रेशन के लिए एडल्ट के दोनों हाथों के पाम और बच्चों के लिए एक या दोनों पाम का यूज़ करते हैं। देखिए जो हम आप लोग को फिगर में दिखाए थे कि एडल्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं दोनों हाथ का यूज़ करते हैं, इन्फेंट के लिए क्या करते हैं तो हम लोग बच्चों के लिए क्या करते हैं, चिल्ड्रन के लिए तो हम लोग क्या करते हैं कि एक हाथ का यूज़ करते हैं या फिर दोनों हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, वही बोल रहा है इसमें। उसके बाद फिर बोल रहा है कि इन्फेंट के लिए सिंगल रेसिक्यूर 2 फिंगर तथा डबल रेसिक्यूर को 2 थंब इंसर्कुलेशन टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। वही जो हम आप लोग को दिखाए थे अभी कि जो भी इन्फेंट होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं या फिर न्यू बॉर्न जो होते हैं उनके लिए क्या करते हैं हम लोग कि डबल ये फिंगर का 2 फिंगर का यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 फिंगर, ये देखिए आपको दिखाए थे कि 2 फिंगर का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये उसके बाद दूसरे में क्या बोल रहा था कि सर ये थंब इन सर्कुलेशन का यूज़ करते हैं, तो यही हमारा थंब इन सर्कुलेशन है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग ये जो न्यू बॉर्न होते हैं उसको चेस्ट कंप्रेशन।
उसके बाद क्या बोल रहा है, रेसिक्योर को एल्बो लॉक करके ये लॉक तथा स्ट्रेट होना चाहिए। वही जो हम आप लोग को दिखाएं कि एल्बो कैसे लॉक करते हैं, किसको पहले पहले रखते हैं, किसको कौन से हैंड को बाद में रखते हैं ना। 5 सेकेंड से अधिक समय तक सीपीआर को बंद नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट में या किसी भी जो ये विक्टिम है उनको अगर रिस्पायरेशन नहीं आ रहा है कंप्रेशन देने के बाद, तो कम से कम तक 5 सेकेंड तक उसको मतलब कंप्रेशन देते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, लगातार देते ही रहना चाहिए। और इसके बाद बोल रहा है चेस्ट कंप्रेशन का जो भार होता है वो कितना होना चाहिए, जो कितना देते हैं उसको, प्रेशर कितना होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन, तो 11 kg होना चाहिए। हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है हमारा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, जिसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा चेस्ट कंप्रेशन का जो प्रेशर होता है वो कितना होता है। और अगर ये 25 IB में देखें तो हम लोग कितना देते हैं, 25 IB देते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है एयरवे के बारे में देख लेते हैं कि एयरवे को कैसे क्लीन करना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं 30 चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद रेस्क्योर को पीड़ित के वायु मार्ग को खोलना चाहिए। तो क्या करते हैं, अगर रेस्क्योर क्या मतलब जो भी विक्टिम है या फिर जो भी पीड़ित हैं उनको क्या करते हैं कि उनका हम ये माउथ को खोलते हैं, ठीक है, माउथ को खोलते हैं और देखते हैं कि एयरवे में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है चेस्ट। तो पहले हम लेकिन क्या करते हैं, ये 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, उसके बाद एयरवे को देखते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है कि पेशेंट को पहले हम उनका जो हार्ट है उनको पंप करवाना है, ठीक है, और उनको ब्लड को सर्कुलेट करवाना है, इसलिए तो उसके बाद ही हम लोग एयरवे देखते हैं। इसीलिए तो CBA का जो रूल था उसीलिए तो ये दिया गया था, क्योंकि ये क्योंकि पहले हम लोग को कंप्रेशन देना है, उसके बाद हम लोग को CAB का जो हम लोग पढ़े थे कंप्रेशन देना है, तब एयरवे देना है, तब हम लोग को ब्रीथ देना है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले वोमेटस फॉरेन पार्टिकल्स और माउथ से सिक्रीशन को क्लियर करना चाहिए। तो क्या कर रहा है कि यदि कोई सिक्रीशन है उसके माउथ में या फिर कोई वोमेटिंग वगैरह कर देता है तो उस सबको पहले हम लोग क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं, तभी तो उसको एयरवे अगर हम एयरवे के थ्रू एयरवे में अगर हम कोई एयर देते हैं तो वो अंदर पहुँच पाएगा, उसके हार्ट तक पहुँच पाएगा, है ना, ठीक है, लंग्स तक पहुँच पाएगा। उसके बाद फिर बोल रहा है कि फिर रेसिक्योर को मरीज के एयरवे को जॉ थ्रस्ट मैनेवर टिल्ट चेन लिफ्ट मैन्यूवर से ओपन करना चाहिए, ठीक है। तो अगर क्या करते हैं कि देखते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, खोलते हैं मुंह को खोलते हैं। तो देखिए ये दो जो मैन्यूवर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी एग्ज़ाम में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पूछ सकता है आप लोग को, ठीक है। तो आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर क्या होता है और टिल्ट चिन लिफ्ट मैनेवर क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, एयरवे में जो भी फंसा हुआ फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको हम ओपन करते हैं और उसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनेवर, ठीक है, फर्स्ट वाला, ये हमारा जो फर्स्ट वाला है वो है हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनेवर, जिसमें क्या करते हैं हम लोग हेड को क्या करते हैं पीछे की ओर करते हैं और चिन को थोड़ा आगे की ओर करते हैं और देखते हैं कि एयरवे में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब बोल रहा है जॉ थ्रस्ट मैनेवर। जॉ थ्रस्ट मैनेवर में क्या करते हैं, हम जॉ को, उसका जो जॉ लाइन है, ये देखिए ये जो हमारा जॉ दिखा रहा है, उसको क्या करते हैं हम लोग ऊपर की ओर करते हैं। लेकिन ये किस पेशेंट में नहीं करते हैं, क्योंकि जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनेवर है वो किस पेशेंट में करेंगे, तो किसी का अगर स्पाइनल इंजरी हो गया, अगर चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका स्पाइन अगर इंजरी हो गया, बोन फ्रैक्चर हो गया स्पाइन का पीछे का, तो उसमें हम ये नहीं करते हैं। तो ये हम जॉ थ्रस्ट मैनेवर जो होता है वो उसको ईजिली कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो किसी भी अगर पेशेंट है, अगर ये किसी भी इंसान को अगर ब्रीदिंग ये लेने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर उसको ये एयरवे उसका क्लियर नहीं है, तो उसको हम जॉ थ्रस्ट मैनेवर के थ्रू हम लोग ईजिली देख सकते हैं कि उसका फॉरेन पार्टिकल्स तो नहीं कुछ फंसा हुआ उसके एयरवे में, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ मैनेवर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे किस तरीके से निकालना होता है। उसके बाद है हेड नेक और हेड को क्या करते हैं, हाइपर एक्सटेंडेड रखेंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि ऊपर को ऐसे करके रखते हैं। हेलमेट मैनेवर अब क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हेलमेट मैनेवर क्या होता है, हेलमेट मैनेवर जो होता है वो देखिए क्या होता है, हेलमेट मैनेवर को के द्वारा जिससे क्लियर करते हैं, जिसमें क्या होता है देखिए, तो एक फॉरेन बॉडी और जैसे ट्रैकिया फेरिंग्स में एक बॉडी बोलस को जो होता है हटाने के लिए टेक्निक है। ये क्या होता है, ये भी एक
फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स को जो होता है ना वो निकालने के लिए जो होता है वो एक टेक्निक होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं हम लोग कि जो भी फॉरेन बॉडी रहता है उसको बाहर निकालते हैं। जिसमें क्या करते हैं कि जो पेशेंट होता है उसको हम ऐसे पेट के साइड पे उसको पकड़ के हल्का सा उसको ये क्या उसको बोलते हैं सिटिंग पोजीशन देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा उसको पेट को क्या करते हैं ऐसे तेज़ी से दबाते हैं और ताकि उसका जो भी फॉरेन बॉडी पार्टिकल्स जो उसके एयरवे में फंसा हुआ था या फिर अगर कोई ये डूबा हुआ पेशेंट है तो उसका अगर कोई भी पानी वगैरह अगर पेट में चला जाएगा तो वो भी इसके थ्रू ईज़िली बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसका सॉरी गाइस, इसका मैं पिक नहीं ये ले आ पाई, इसलिए सॉरी इसके लिए। पर ये मैं आपको बता दी हूँ ईज़िली कि ऐसे सिटिंग पोजीशन हल्का सा दे करके तब उसको हम क्या करते हैं पेशेंट का जो फॉरेन बॉडी जो होता है पार्टिकल्स जो अंदर फंसा हुआ होता है उसको हम बाहर निकालते हैं तेज़ी से, उसको पेट के जो एब्डोमेन होता है उस पर तेज़ी से पुश कर करके। ठीक है, तो ये था हमारा एयरवे का ये कहानी जो भी। अब हम लोग ब्रीदिंग से रिलेटेड देखेंगे कि ब्रीदिंग में क्या क्या है। तो ब्रीदिंग के लिए क्या बोल रहा है कि ब्रीदिंग के लिए बोल रहा है इसमें ब्रीदिंग में क्या है तो ब्रीदिंग का असेसमेंट नाक तथा ओठों पर ये ब्रीथ साउंड सुनकर व चेस्ट के ऊपर व नीचे दोनों को देखकर करते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग का असेसमेंट हम कैसे करते हैं तो नाक और ओठों पर बर्थ साउंड सुनकर। तो अब हम कैसे देखते हैं तो ब्रीदिंग साउंड को पहले हम क्या करते हैं देखते हैं सुनते हैं कि आ रहा है या नहीं स्टार्ट हो, क्योंकि चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद क्या होता है हमारा ब्रीदिंग जो होता है वो लगभग स्टार्ट हो ही जाता है ना, अगर कोई पेशेंट को चॉकिंग हो गया होता है ना, तो इसीलिए उसको हम पहले देखते हैं कि हाँ आया या नहीं। उसके बाद क्या करते हैं यदि नेक इंजरी सस्पेक्टेड हो तो वेंटिलेशन देने के लिए हेड चिल्ड लिफ्ट, वही बोल रहा है कि अगर उसका नेक इंजरी वगैरह है तो उसको क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैनेवर का या जॉ थ्रस्ट मैनेवर का यूज़ करते हैं ना। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है उसके बाद फिर बोल रहा है कि एक बार जब एयरवे साफ़ हो जाता है और सांस की अनुपस्थिति मिलती है तो टू ब्रीथ्स कंटिन्यू देते हैं। ठीक है, तो अगर क्या होता है को देने के लिए क्या करते हैं देखिए, तो ब्रीथ को देने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो वही ब्रीदिंग साउंड को ये सुनते हैं। पहले क्या करते हैं ब्रीदिंग जब हम चेस्ट कंप्रेशन दें तो ब्रीदिंग साउंड को सुनने की कोशिश करते हैं कि ब्रीदिंग साउंड आ रही है नहीं है ना, तो इसके लिए हम लोग पहले ब्रीदिंग साउंड को सुनते हैं। उसके बाद यदि नेक इंजरी सस्पेक्टेड, अगर नेक इंजरी अगर नहीं है उसको ठीक है तो या वेंटिलेशन देने के लिए क्या करते हैं हम लोग हेड चीन लिफ्ट मैनेवर का यूज़ करते हैं, जॉ थ्रस्ट मैनेवर का यूज़ करते हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया है पहले कि किस तरीके से करते हैं। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है कि एक बार अगर एयरवे साफ़ हो जाता है तो सांस की उपस्थिति मिलती है तो 2 ब्रीथ देते हैं। अगर एक एयरवे क्लीन हो गया तो हम लोग क्या करते हैं 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, उसमें 2 और ब्रीथ देते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है। उसके बाद अब बोल रहा है मुँह से मुँह या मुँह से नाक द्वारा वेंटिलेशन देते हैं। तो क्या करते हैं हम अगर कोई एडल्ट होता है ठीक है, अगर कोई एडल्ट होता है तो उसको क्या करते हैं माउथ थ्रू माउथ देते हैं, माउथ टू माउथ देते हैं उसको ब्रीथ है ना। और अगर कोई इन्फेंट होता है या बच्चा होता है चाइल्ड होता है तो उसमें हम क्या करते हैं क्योंकि चाइल्ड है तो चाइल्ड को हम डायरेक्ट मुंह से नहीं दे सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मात्रा में चला जाएगा, इसीलिए हम उसको क्या करते हैं अगर इन्फेंट या फिर चाइल्ड होता है इन्फेंट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं इन्फेंट होगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसमें हम लोग क्या करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं माउथ टू नोज़, मतलब माउथ से हम लोग उसके नोज़ में नोज़ को ओपन करते हैं उसमें नोज़ में ब्रीथ देते हैं उसको। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं कि बेबी का जो माउथ है उसको कंप्लीट ये थोड़ा सा बंद कर देते हैं ताकि उसका जो ब्रीथिंग है वो मुंह के द्वारा बाहर नहीं आ जाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं, उसी को यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे नॉस्ट्रिल को, वही देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि नॉस्ट्रिल को पिंच करके माउथ एयरवे को, और अगर एडल्ट में दे रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं एडल्ट में क्या करते हैं कि माउथ को अगर माउथ से दे रहे हैं तो नाक को पिंच कर देते हैं, बंद कर देते हैं। यदि उपलब्ध हो तो रेसिक्यूंट को बैग या फिर बैग मास्क का यूज़ करें, अगर वहाँ पे अवेलेबल है अगर बैग मास्क वगैरह या फिर ये अम्बू बैग वगैरह तो हम उसका यूज़ करके उसको दे सकते हैं। ठीक है, उसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं एम्बूवेस का यूज़ करके हम लोग दे सकते हैं। अब क्या बोल रहा है एडल्ट चाइल्ड और इन्फेंट के लिए प्रति 10 से 12 वेंटिलेशन देवे, मतलब 10 से 12 वेंटिलेशन उसको देना है ना। तो ये था हमारा कंप्लीट सीपीआर। और अगर ये आपने सीपीआर के क्लास को कंप्लीट रूप से देखा है तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन जो है इधर उधर से नहीं आएगा गाइस, क्योंकि इसमें मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो सारे क्लियर कराए हैं। ठीक है, तो आप लोग ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और आपको इसी तरीके के और भी थ्योरेटिकल पार्ट या फिर प्रैक्टिकल व्यू से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको मिल सके हमारे इस चैनल के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।